नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के लेक्चर में हम कल से आगे का डिस्कशन करेंगे। कल हमने बेसिक देखा था कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में हमें चर्चा करी थी। आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की और हेनरी लॉ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है हेनरी लॉ। सवाल यह है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। उसी होमोजेनस मिक्सचर में हम दो चीजें डिवाइड करते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी क्या है, किस तरीके से इसको हमें देखना है, ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा जी, सॉल्युबिलिटी कब होगी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने का मतलब यह है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी जिसको हम डिसॉल्व करने वाले हैं, जिसको मिलाने वाले हैं, वो 1 लीटर में कितना जा सकता है। यानी अगर मैं 1 लीटर सॉल्वेंट ले लूं और उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में डिसॉल्व कर सकता हूं, मैक्सिमम कंडीशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। विदाउट एनी प्रेसिपिटेशन कितना आपका डिसॉल्व हो सकता है, वो हमारी क्या सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं इस तरीके से, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विदाउट एनी प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो बिना प्रेसिपिटेशन के कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। डेफिनेशन नहीं आनी है एग्जाम में, बट यू हैव टू नो, यू शुड नो दीज थिंग, आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। तो जैसे हमने क्या करा कि एक सोल्यूशन बनाना है मुझे, सोल्यूशन के अंदर पानी है भैया, वाटर है, वाटर। ठीक है, तो इस वाटर को हमने क्या करा, वाटर ले लिया 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर पानी ले लिया। इस 1 लीटर पानी में हमने छोटे छोटे जो पहले चीनी डालना स्टार्ट किया कि भैया चीनी है, चीनी है, चीनी है, चीनी है, चीनी है। इसको हमने इसके अंदर मिक्स करने की कोशिश करी, ये शुगर है। तो ये कितना अमाउंट आपका डिसॉल्व हो सकता है। जैसे सपोज करो कि मैं ये कह रहा हूँ कि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी क्या हो रही है, डिसॉल्व हो जा रही है। और 200 ग्राम से अगर मैं ज्यादा डाल रहा हूं तो वो डिसॉल्व नहीं हो रही है, उससे ज्यादा डिसॉल्व करने की इसकी हैसियत नहीं है। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की कहानी है ना। मैंने कहा जी, ये सारा जो खेल हो रहा है वो T = 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। सारा खेल कितने पे हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम में कितनी आ जाएगी, 1 लीटर में कितनी आ जाएगी, 200 ग्राम आ जाएगी। किसकी, शुगर की। ये क्लियर हो गई बात। अब ऐसे ही मैं क्या करता जाऊंगा जी, इसका टेम्परेचर मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, इंक्रीज करता जाऊंगा, तो इसमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, यानी अमाउंट ऑफ शुगर क्या हो जाएगा, और भी हम इसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा। लेकिन एक केस वहां पे भी आएगा कि भैया ऐसा तो है नहीं कि भाई इनफाइनाइट टाइम तक हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे क्या होगी, सारी कहानी ध्वस्त हो जाएगी, रुक जाएगी, और अब इस रिलेशन को यहीं पे थोड़ी देर रोकना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा हमें स्पेस देना पड़ेगा। और यही जो मैक्सिमम कंडीशन है, जहां पे आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशन में गया है और उस रिलेशन में जाने के बाद जितनी नजदीकियां बढ़ी हैं उनकी, वहां पे उन्हें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ रही है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कंडीशन। बात समझ में आ गई है ना भैया। ज्यादा आप प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, सोना बाबू चल रहा है, बट एक लिमिट तक ना, वो एक लिमिट है, उसी लिमिट में जाके आपको क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाओगे। वही लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, सैचुरेशन पॉइंट होगा। ठीक है, तो इन सब का क्या हो जाएगा कि भैया एक मैक्सिमम कंडीशन तक अगर मैंने T इंक्रीज किया है, तो T इंक्रीज करने पे इसका जो WV है ये आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसको आप बोलोगे सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट। T सैचुरेशन का मतलब क्या है कि यहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको मिल जाएगा जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। उससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है, उससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है, उससे ज्यादा इतना स्पेस नहीं है कि हम इससे ज्यादा डिसॉल्व कर सकें। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक
समय के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। किसमें, चाहे आपका जीवन हो चाहे आपका सोल्यूशन हो, इन दोनों में आपको एक जगह पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, आगे बात समझ, चलिए बहुत बढ़िया, ये तो आसान है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। तो हमने ये कर दिया। अब क्या केवल सॉलिड आप डिसॉल्व कर सकते हो? नहीं बेटा, देखो हमारे पास क्या है कि हम तीनों चीजें डिसॉल्व करके एक पर्टिकुलर मिक्सचर बना सकते हैं। मैंने कहा नहीं जी आइडियल मिक्सचर बनाएंगे। अगर आइडियल मिक्सचर बनेगा यानी जहां पे होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, यानी सोल्यूट पहले कुछ भी रहा होगा, सॉल्वेंट तो लिक्विड स्टेट में ही हमें लेना है, बट इस सोल्यूट को जो पहले कुछ भी रहा है इसको हमने उठा के सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर चलाने के बाद अब जो नया मिक्सचर आपके पास आया है, इस मिक्सचर में आपको अलग अलग फेज नहीं दिखने चाहिए। कलर दिख सकता है, कलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हो सकता है कि आपने क्या करा, इंक पानी के अंदर मिला दिया, अब आपको सर ये तो पानी पहले बिना किसी कलर का था, अब तो ब्लू कलर का हो गया, तो ये होमोजेनस नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कलर चेंज हो सकता है, बट थ्रू आउट द सोल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर, कंसंट्रेशन और फेज एक ही जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर की ड्रॉपलेट निकालिए तो वो अलग दिखाई दे रहा है, नीचे की ड्रॉपलेट निकाल रहे हो तो अलग दिखाई दे रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए, ये नौटंकी नहीं चलेगी। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका थ्रू आउट द सोल्यूशन जो कंसंट्रेशन है, विजिबिलिटी है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। वही आपके क्या हो जाएंगे, होमोजेनस मिक्सचर, और उन्हीं को आप क्या बोलोगे बेटा, सोल्यूशन बोलोगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इससे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या हम यहाँ पे गैस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं? तो गैस को भी बिल्कुल डिसॉल्व किया जा सकता है। कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है? आप लोग सोडा पीते होंगे, अगर आपने नहीं पिया है सोडा तो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने पिया है, सभी ने पिया है, इवन जिंदगी में जिसने बाहर की ड्रिंक्स पी है। ड्रिंक्स का मतलब ये नहीं कि वो ड्रिंक्स का मतलब ये है कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी है ना, कोल्ड ड्रिंक्स तो पी होंगी, तो वो आपके क्या होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब यह है कि उनके अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिसॉल्व है तो गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके अंदर डिसॉल्व हो रही है, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रही है। तो लिक्विड के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी भी तो हमें चेक करनी पड़ेगी। बस यही जो बात है, यहीं से एक नया रूल निकल के आएगा। इसी लॉ को हम क्या बोलेंगे, हेनरीज लॉ बोलेंगे। तो इसको हम पर्टिकुलरली टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो मैं केवल आपको ये समझा रहा था कि अगर सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड के अंदर देखें या लिक्विड की लिक्विड के अंदर देखें तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये बात याद रखना कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड के अंदर इंक्रीज होती है, बट एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। उसके बाद इनकी औकात नहीं है कि इनको क्या कर ले, डिसॉल्व कर ले। समझ में आ गई? तो केमिस्ट्री इज काइंड ऑफ कि ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा ही होना है, बट छोटे मोटे चीजों में, उन सब चीजों में आपको हर पॉइंट को थोड़ा सा अपने फोकस दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अगला जो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट तो ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो मैं करा रहा हूं, उसको आप देखें, अपनी कॉपी में लिखें जरूर। ठीक है, पॉइंट इज solubility of gases in liquids। तो भैया तरल में गैसों की विलेयता के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिख देते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे गैस की, यार अब हिंदी इतना तो आपको आ गया होगा कि लिक्विड माने तरल हो गया और गैस माने तो गैस ही होता है। उसकी विलेयता की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे भी आप एक तरीके से देख सकते हैं जी, ये आपका कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने पानी लिया हुआ है ना। ठीक है, ये आपका वाटर हो गया। अब इस वाटर के साथ साथ ऊपर का जो एरिया खाली है, इसमें हमने क्या करा कि एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया। ये आपका पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है। और इस पिस्टन के साथ साथ हमने यहाँ पे जो गैस है, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया हमने बनाया हुआ है, ये आपकी कौन सी गैस है यहाँ पे? ये गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका पिस्टन है जिसपे आप पी प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब इस पूरी कहानी में होगा क्या, बहुत ही सिंपल, आराम से समझना कि अगर आप प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटे से एक्सटेंट के लिए इसके अंदर डिसॉल्व होनी है। छोटे से एक्सटेंट के लिए, हम बड़े से लेवल की बात नहीं करेंगे।
इस एक्सटेंट में इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें प्रेशर अप्लाई करूंगा तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो गैस है इस वाटर के साथ क्या होने लगेगी, और ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होने लगेगी। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होने लगेगी। तो कुल मिला के सीधी सी बात ये समझ में आती कि जैसे जैसे अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एम आई करेक्ट? समझ में आ गई बात कि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया, ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज करने से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्रैक्शन है सोल्यूशन के अंदर वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी x ऑफ CO2 ये भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ CO2 जो डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड के अंदर वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपका किसका इफेक्ट लेके चल रहा हूं मैं, प्रेशर का। और यहां पे मैंने T को क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट लिया हुआ है। T मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट ले लिया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमारे पास आएगी। एक तो ये है। दूसरा मैं मान लेता हूं जी प्रेशर कांस्टेंट ले लो, प्रेशर को आपने चेंज नहीं करना है, प्रेशर आपने फिक्स ले लिया, तो आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। पहली कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन देखें कि आपने P कांस्टेंट ले लिया और टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो मैंने बोला जी गैस की सॉल्युबिलिटी आनी है। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आप थोड़ी सी ये भी जानते होगे टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज होगी तो तुमको क्या लगता है कि गैस लिक्विड में जाना पसंद करेगी, डिसॉल्व होना पसंद करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। वो क्या होगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। यानी जितनी डिसॉल्व गैस हो भी गई है वो भी क्या होगी, अनडिसॉल्व फॉर्म में बाहर आने की कोशिश करेगी। इसका एक अच्छे से एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि आप कोल्ड ड्रिंक लो, जब तक बॉटल बंद है तब तक तो बढ़िया रहती है ना, लेकिन अगर आप उसको शेक करके बॉटल खोल दो या उसको हल्का सा हीट करके बॉटल खोल दो तो उसमें क्या होगा, उसमें से जितनी भी गैस है वो सारी की सारी बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो ये सब जो फिनोमिना हमारी जिंदगी में हो रहा है, रियल लाइफ में आपने देखा होगा, ये कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे होगे इन सब चीजों से कि अरे सर हाँ ये तो देखा है हमने, तो ये देखा है ना। तो कुल मिला के ये दो कंडीशन आपको याद रखने। तीसरी कंडीशन जो यूनिवर्सल कंडीशन है, नेचर। देखो अगर आपके दोनों के नेचर एक जैसे होंगे तो बहुत बढ़िया, दोनों के नेचर अगर अलग अलग हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। यही कंडीशन हमें यहाँ पे भी याद रखनी है, यही कंडीशन हमें याद यहाँ पे भी रखनी है, नेचर वाली। क्या है कंडीशन, कंडीशन क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये कंडीशन याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो जैसा होता है उसे वही पसंद आता है। यानी अगर आपका पोलर है तो पोलर के अंदर पोलर अच्छे से डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर अच्छे से डिसॉल्व होगा। ठीक है, ये बात जरूर याद रखना। अब इसमें दो तीन बातें, एक दो बातें और मैं ऐड करा देता हूं। जैसे पोलर कौन, जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, दे आर पोलर। और नॉन पोलर कौन, जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है ना, तो उनको हम नॉन पोलर बोलते हैं। बेसिकली जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ज्यादातर वो आपके नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। और वाटर हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हाई होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल देते हैं। और ये नेचर में कैसा है, नेचर में ये होता है पोलर। ठीक है, कौन पोलर है नेचर में, वाटर पोलर है। इज इट क्लियर? तो हम ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भैया वाटर हमारा क्या पोलर सॉल्वेंट है। और पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी भी पोलर चीजें हैं, पोलर सोल्यूट हैं, वो सारे के सारे डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है ना, तो आपने सॉल्ट कोई भी उठा लो तो सॉल्ट आपका वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। और कौन हो गया, एसिड हो गए, बेस हो गए, है ना, ये आपके क्या होते हैं, आपके सॉलिड फॉर्म में अगर ये होंगे तो इनको आप आसानी से डिसॉल्व कर सकते हो। तो इसमें मेरे को नहीं लगता किसी की तरीके की आपको परेशानी है। दूसरा, अब यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा एक एक्सटेंट तक। सेम एज अमोनिया अगर आपने ले ली तो अमोनिया भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी एक एक्सटेंट तक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये कंडीशन क्या है। अब हमने जो फर्स्ट कंडीशन लिखी थी, इसी कंडीशन को हम कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने का मेन रीजन क्या है कि यही हमको एक लॉ तक पहुंचाएगी। इस लॉ को हम बोलते हैं बेटा हेनरीज लॉ। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी उसको अगर हम लिखें यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर
इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और यही आपका क्या हो जाएगा, हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरी का जो नियम है या हेनरी की जो बातें हैं वो केवल और केवल किस पे काम कर रही हैं, वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे काम कर रही है। मैंने आपको अभी भी बताया ही था, आपको क्या कांस्टेंट रखना है, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर को आप इंक्रीज कर सकते हैं, और मैंने ये भी बोला था कि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज करने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, किसकी, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी। मींस अगर मैं मास की बात करूं तो मास प्रोपोर्शनल आएगा प्रेशर के, मास प्रोपोर्शनल आएगा प्रेशर के। या फिर मैं दूसरी बात करूं, मास की जगह अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की बात करूं तो ये भी प्रोपोर्शनल आएगा किसके, प्रेशर के। आ गई बात समझ में? तो ये पूरी कहानी अगर आप समझ पा रहे हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको नजर आएगा। इसको आप याद रखें। एक्स बी क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये याद रखना। एक्स बी मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, तो एक्स वी इज इक्वल टू क्या प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी के। अब सवाल ये है, क्या मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा सकता हूं? जी बिल्कुल हटा सकते हैं, आपकी अपनी श्रद्धा है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाइए। बट इसको थोड़ा सा और अरेंज में लिखिए कि यहां से ये समझ में आता है कि इसकी डिपेंडेंसी जो है वो प्रेशर पे, यानी मोल फ्रैक्शन जो है वो प्रेशर के ऊपर बढ़ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक जो हमें पूरा ड्राइव करना है या जो आपको एक्सप्रेशन याद रखना है वो ये है कि प्रेशर प्रोपोर्शनल आना चाहिए एक्स बी के। ये है टर्म बेसिकली। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा के एच एक्स बी। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हमने लगाया है के एच, और के एच हमारा क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। के एच हमारा क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। कौन सा, हेनरी। क्यों है हेनरी? क्योंकि भैया हेनरी ने ही ये इंट्रोड्यूस कराया, आपको बताया, हेनरी ने इतना बड़ा योगदान दिया है तो जीवन में उनको कुछ तो समर्पित करोगे। तो यही समर्पण है हमारा कि प्रेशर, यानी जो भी आपका प्रेशर होगा सोल्यूशन का किसी भी कंटेनर में, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा किसका, एक्स बी का, या कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के प्रोपोर्शनल होगा। वही आपका पानी के अंदर जाएगा। यही आपकी कहानी है पूरी जीवन की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेनरी लॉ आ जाएगा। अब इस हेनरी लॉ में ऐसा नहीं है यार कि हर जगह आप हेनरी लॉ अप्लाई कर सकते हो, या हेनरी लॉ के कोई क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेशंस नहीं है। लिमिटेशन याद रखना हेनरी लॉ के बहुत ज़रूरी हैं। तो हम लिमिटेशन की भी चर्चा करेंगे कि हेनरी लॉ के आखिर क्या क्या लिमिटेशन हैं। ठीक है, तो आप इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तब तक मैं यहाँ पे लिमिटेशन की भी चर्चा कर लेता हूँ फटाफट से। और लिमिटेशन पढ़ने के बाद हमारा एक ये हेनरी लॉ वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हेनरी लॉ वाला टॉपिक खत्म हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे डाल्टन्स लॉ को भी। तो यहां पे आप अपनी लिखिए लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। बड़ा सरल है लिमिटेशन निकालना या समझना हेनरी लॉ के, और आपको याद भी रखना है। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो आपकी केवल इतनी है कि मान लीजिए कि आपने कंटेनर का प्रेशर जो है बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, कंटेनर का प्रेशर अगर आपने बहुत बढ़ा दिया या फिर टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे इंपॉर्टेंटली पहला पॉइंट जो इसके लिए लिखना है वो ये है कि प्रेशर ऑफ द गैस not too high and temperature of the container not too low। बात समझ में आ गई भैया? ना तो टेम्परेचर आपका बहुत कम होना चाहिए
ना प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इस तरीके की जगह पे आपका हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। आपका ऐसा ना हो कि भैया आपने सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे बट यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की जगह पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन बन के कोई अलग कंपाउंड बन रहा है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो भी गैस है वो आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। किसके साथ नहीं करनी चाहिए? सॉल्वेंट के साथ, है ना। क्लियर है पॉइंट? केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। आप डिसॉल्व करेंगे, आप केमिकली रिएक्ट करके केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज, तीसरा लिमिटेशन का पॉइंट है, इसको चलो स्टार लगा दिया तो बढ़िया। तीसरा लिमिटेशन का पॉइंट है हमारा नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। भैया जोड़ना और घटाना नहीं होना चाहिए, यानी आपकी गैस ना तो एसोसिएट होनी चाहिए ना डिसोशिएट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया पानी में गए तो बहुत आपने बायोमोलिक्यूल या पॉलीमोलिकुलर बना लिया, या फिर पानी से बाहर आए तो आप टूट के अलग हो गए। तो ये कंडीशन जो है आपको एकदम याद ही रखनी है कि भाई ये 3 लिमिटेशन हेनरी लॉ के लिए लेके चलेंगे। अगर आप इसको लेके चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने के लिए। एक और चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी भी 2 कंटेनर के अंदर आपने सेम प्रेशर अप्लाई किया, तो सेम प्रेशर अप्लाई करने से आपका जो अमाउंट ऑफ गैस है वो किस रेशियो में होगा, इसको कभी भी टिक लगा के सही में ये इसमें मत आइए कि जी 1:1 में होगा, है ना। अगर आपके 2 कंटेनर हैं और दोनों पे सेम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि दोनों के गैस का जो अमाउंट होगा वो सेम होगा। ये डिपेंड करता है आपका हेनरी कांस्टेंट के ऊपर। हर गैस के लिए, हर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए हेनरी कांस्टेंट अलग अलग है। उसकी कंपैरिजन या आपको वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, तब आप सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप अपने मन से ऐसा टिक नहीं लगा सकते कि नहीं दोनों का जो मोल रेशियो है वो भी आपका इक्वल होगा। तो मोल रेशियो इक्वल नहीं होगा, इतनी बात अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। सपोज अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन में वाइजली टिक लगाए हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो डेटा गिवन होगा तो ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर आपको प्रेशर सेम दे रखा है कंटेनर के लिए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सेम नहीं होगी 2 अलग अलग गैसों के लिए। एक गैस है तो सेम प्रेशर पे सेम सॉल्युबिलिटी होगी, बट अगर गैस अलग अलग है तो आपको ये याद रखना है कि हर गैस के लिए, अलग अलग गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट था हमारा हेनरी कांस्टेंट, और हेनरी कांस्टेंट को पढ़ने के लिए हमने बेसिकली सॉल्युबिलिटी की बात करी थी, और उस सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको समझाया था कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर या ब्लैक के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, यानी घुलनशील हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं विलेयता, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, या घुलनशीलता भी बोलते हैं। जो भी आप पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस करी कि अगर आपने नॉर्मल सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन जब आप गैस को डिसॉल्व करते हैं तो गैस को डिसॉल्व करते टाइम पे ये याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो ये याद रखेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा। बाकी अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आगे की डिटेल के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और कुछ भी अगर आपको लगता है इससे संबंधित, चैनल से संबंधित या आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं अगर आपको अच्छा लगता है। और आगे के वीडियो के लिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी से आगे राउट्स लॉ की भी बात करेंगे और सॉल्यूशन की बात करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड की, और देखेंगे कि भाई और हमारे सिलेबस में क्या क्या बचा हुआ। अभी तो हमारी जस्ट स्टार्टिंग है, सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें।